फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिजी प्राइम। सो आज हम न्यूज़ बुलेटिन में थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। सो देखते हैं। फर्स्ट एक क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल अंडर विच मिनिस्ट्री। सो किस मिनिस्ट्री के अंडर में इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अगर आप देखें वर्ड क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज मेनली किस किस में कवर हो सकता है, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर नहीं हो पाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ये भी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसका सही आंसर होगा। सो देखते हैं इस पोर्टल के रिगार्डिंग। इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पोर्टल हमें डिसेमिनेटिंग नॉलेज अमॉन्ग सिटीजन्स, मतलब ये सिटीजन्स को नॉलेज प्रोवाइड करेगा। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट और मेजर स्टेप्स उठाए हैं क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग, उनकी इंफॉर्मेशन देगा ये सिटीजन्स को। और इसके बेनिफिट क्या है, ये एक सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। ठीक है, मतलब एक सिंगल पॉइंट है जहां पे हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की, जो भी उन्होंने स्कीम्स और स्टेप्स उठाए हैं क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग, उनको हम यहाँ से देख सकते हैं और अपडेट हो सकते हैं उसकी रिगार्डिंग। अब बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट की, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में फर्स्ट टाइम क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग कुछ गोल्स डिसाइड किए गए थे। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट इज साइंड इन 2016 बाय यूएनएफसीसी बाय 195 सिग्नेचर्स। अब यूएनएफसीसी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंडर में अलग अलग देश एक जगह मिलते हैं, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज में। ठीक है, और वहां पे क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। सो इन डिस्कशन को समिट कहा जाता है या सीओपी कहा जाता है। तो ऐसे ही बहुत से सीओपीज हुए, उसमें से ये 21 है। पेरिस एग्रीमेंट है वो 21st है। ठीक है, सीओपी यूएनएफसीसी है वो 1994 में एग्जिस्टेंस में आया था, और इसका जो आइडिया है वो 1992 अर्थ समिट में दिया गया था, जो कि हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ये कुछ फैक्ट है इसके रिगार्डिंग जो आप याद रखिएगा। इट इज अ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, टू साइन, रिड्यूस, मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो ये मतलब रिड्यूस भी है एंड मिटिगेट, ये दोनों वर्क करेगा इसके अंडर में। द एग्रीमेंट टॉक अबाउट 2020 टारगेट्स। ये टारगेट्स एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रिडक्शन बाय 20%, सेकंड इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट शेयर बाय 20%, टारगेट टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी बाय 20%। तो ये तीनों टारगेट्स याद रखिएगा। इस एग्रीमेंट में ग्लोबली कुछ टारगेट सेट किए गए या फिर गोल्स डिसाइड किए गए, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, द एग्रीमेंट एम टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबो प्री इंडस्ट्रियल लेवल। सो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उसके टेम्परेचर के बिलो रखना है हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और सेकंड है इमिशंस पर, जो कि अभी का जो इमिशन है उसको कंट्रीज को रिड्यूस करके जीरो नेट इमिशन पे ले जाना है 2050 तक। और थर्ड, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक पूल बनाना है फाइनेंस का, जिसका टोटल होगा $100 बिलियन। ठीक है, और ये पूल है या ये फाइनेंस, ये जो फंड है वो यूज होगा डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज में जो भी इमिशन रिडक्शन या ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन रिडक्शन रिगार्डिंग जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके रिगार्डिंग इस फाइनेंस को यूज किया जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विथ रिगार्डिंग पेरिस एग्रीमेंट COP21। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट दो अडॉप्टेड हैज नॉट येट बीन रेटिफाइड बाय इंडिया। इंडिया ने इसको रेटिफाइड कर लिया है, तो ये ट्रू नहीं है, ये गलत हो गया। सेकंड, पेरिस एग्रीमेंट इज फॉर पोस्ट 2020 पीरियड ओनली एंड नॉट प्री 20। थर्ड है, द एग्रीमेंट इज ओनली मिटिगेशन नहीं, ये रिड्यूस भी वर्क करेगा, और अलग लाइफस्टाइल है जैसे उसमें भी वर्क करेगा। तो ये वाला भी गलत हो गया, ऑल ऑफ दी अबव नहीं हो सकते क्योंकि ये दो गलत हो गया, तो ये सही है, पेरिस एग्रीमेंट इज फॉर पोस्ट 2020 पीरियड। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है क्लाइमेट इमरजेंसी। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कंट्री में क्लाइमेट इमरजेंसी लगाएंगे। ठीक है, वहां की प्राइम मिनिस्टर है
जेसिंडा आर्डेंस, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक मोशन पार्लियामेंट के अंदर। इन नवंबर 2019 में भी इन्होंने इस रिगार्डिंग एक स्टेप उठाया था, जिसमें जो एक्ट था जीरो कार्बन एक्ट, जिसके थ्रू न्यूजीलैंड डिसाइड कर रहा है कि वो कमिट करेगा जीरो कार्बन इमिशंस बाय 2050 तक। मतलब 2050 तक उनके न्यूजीलैंड के अंदर कोई भी ऐसा प्लांट नहीं होगा जहां से कार्बन इमिशंस होगा। अब क्लाइमेट इमरजेंसी अगर बात करें तो ये टर्म फर्स्ट टाइम क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड प्रो क्लाइमेट एक्शन पॉलिटिशियंस द्वारा लिए गया था, अर्जेंसी और क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन को देख के या फिर ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन को देखकर। क्लाइमेट इमरजेंसी अभी हाल ही में जापान ने भी लॉन्च किया है, डिक्लेयर किया है। द कंट्रीज दैट हैव पास क्लाइमेट इमरजेंसी, और कौन सी कंट्रीज है जहां पे क्लाइमेट इमरजेंसी पास हो चुका है? पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया और यूके। तो इन चारों कंट्रीज में भी क्लाइमेट इमरजेंसी इंप्लीमेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है सैतूर डैम। इंडिया ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो अफगानिस्तान के अंदर मेडेन रिवर पर सैतूर डैम बनाएगा, और ये डैम ये रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है काबुल की। ये नेगोशिएशन, इस रिगार्डिंग नेगोशिएशन 2016 से चल रहा है। 2016 में भी एक सलमा डैम है, उसके रिगार्डिंग भी इंडिया ने फंड दिया था अफगानिस्तान को। और ये जो डैम है सैतूर डैम, इसको अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। अब मैप की अगर बात करें तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, मतलब ये अपनी बाउंड्री किसी ओशियन या फिर वाटर बॉडी से शेयर नहीं करता है। और इसके आसपास की कंट्रीज कौन सी है ये देखो, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ये 5 कंट्रीज है जो इससे बॉर्डर शेयर करती है। एक और कंट्री है जो कि बॉर्डर शेयर करती है, वो है इंडिया। इंडिया का पीओके रीजन, ठीक है, पीओके रीजन में ये एक 80 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से अफगानिस्तान। सो ये 6 मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, ये आप याद रखिएगा। सो इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है, विच कंट्री डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ अफगानिस्तान? ठीक है, ईरान, इराक, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान बाउंड्री शेयर करता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इंडिया करता है ये भी नहीं होगा, और ईरान करता है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इराक इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आर्टिकल है यूएई फर्स्ट अरब कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। तो अगर यूएई की बात करें तो ये कहां पे आता है? अरब नेशंस के अंदर। अरब नेशंस में नेचुरल गैस के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सो यहाँ पे जो भी मोस्टली प्लांट हैं वो नेचुरल गैस बेस्ड है। तो इन्होंने फर्स्ट एक ऐसा मतलब प्लांट जनरेट किया है जो कि कोल के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो यूनाइटेड नेशन एमिरेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एंड प्रोबेबली द लास्ट अरब कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। ये जो प्लांट है वो 600 मेगावाट के है अभी, और ये बाद में 2023 तक 2400 मेगावाट का हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्लांट है ये हसन स्टैंडर्ड्स फॉर पोल्यूशन, इस स्टैंडर्ड्स को को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये गाइडलाइंस है फॉर नेचुरल गैस पावर प्लांट। तो ये जो नेचुरल गैस पावर प्लांट की गाइडलाइंस है, इसको सेम गाइडलाइंस को इसमें भी इंप्लीमेंट किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम कार्बन इमिट करेगा, या फिर इसमें इमिशन है वो बहुत ही कम करेगा। ये इतना कम है कि जो वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन ने जो टारगेट सेट किए हैं उससे भी कम होगा ये। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये जो प्लांट होगा हाशियान के अंदर जो प्लांट है कोल प्लांट, वो दुबई की 20% इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का पार्ट होगा। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, सो वर्ल्ड बैंक इज अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, टू प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट्स। अब ये लोन एंड ग्रांट्स किसको प्रोवाइड करेगा? डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अब ये कब बना था? 1944 में एट ब्रिटन वुड। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके चेयरमैन कौन है अभी? डेविड मिल्पास इनके अभी रिसेंट और प्रेजेंट चेयरमैन है।
अब इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसका हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और फैक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग, सो आप इनको याद रखिएगा। अब आईईए की बात करें, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। फ्रांस की एक सिटी है पेरिस, वहां पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और ये कब बना था? 1974 में। ठीक है, 1973 में ऑयल क्राइसिस हुए थे, उसको देख के 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब देखो करंट सिनेरियो बात करें अगर यूएई की, तो यूएई 100% नेचुरल गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे अभी चल रहा है और वो चाहता है 100% पावर्ड बाय सोलर, न्यूक्लियर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब कि वो अपना 100% जो भी प्लांट्स हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता है। क्यों? टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। सो मेनली ये भी कार्बन इमिशंस पे वर्क करना चाहता है और क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहता है। यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो ये अभी 7th लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व यूएई में पाए जाते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो रशिया में हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। उसके बाद में ईरान, कतार, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पे यूएई। अब अरब लीग की बात करें हम तो अरब लीग में कतार, सऊदी अरेबिया और यूएई। अरब लीग के अंदर यूएई का 3rd रैंक है नेचुरल गैस रिजर्व में। अब मैप में देखें यूएई कहां पे? ये वाला पार्ट है वो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी कैपिटल अबू धाबी है। इसका जो वेस्टर्न कोस्ट है वो पर्शियन गल्फ से बाउंड्री शेयर करता है और ईस्टर्न कोस्ट गल्फ ऑफ ओमान से। इसके टॉप पे ओमान कंट्री है और इसके साउथ में सऊदी अरबिया, ये साउदर्न पार्ट है जो सऊदी अरबिया के साथ में बाउंड्री शेयर करता है और कुछ ईस्टर्न पार्ट है वो ओमान के साथ में। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आप याद रखिएगा। अब ये वाला एरिया है वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है अक्सर। क्यों? क्योंकि इजराइल और सीरिया इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ये वाली जो कंट्री है ये सीरिया है। ये गोलन हाइट सीरिया और इजराइल का डिस्प्यूटेड लैंड है। तो गोलन हाइट हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, गाजा स्ट्रिप, ये तीनों 1967 में 6 डे वॉर में इजराइल ने कैप्चर किया था इनसे और ये अभी भी डिस्प्यूट में चल रहा है ये रीजन। अब अरब लीग की बात करें हम तो अरब लीग का एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था। ठीक है, ये मेजर ऑयल नहीं गैस रिजर्व्स हैं। गैस रिजर्व्स मेनली इसी रीजन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसके अंदर 22 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये सारे कंट्रीज जो भी आपको कलर्ड फॉर्म में दिख रही है ये सारी इसके पार्ट हैं। एक कंट्री है वो याद रखिएगा, कॉमरोस। ठीक है, जो मेडागास्कर के पास में है, वो साउदर्न हेमिस्फेयर, ये इक्वेटर है और ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो बाकी सारी कंट्रीज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती है और एक कंट्री है कॉमरोस जो कि साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। सो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है अरब लीग के रिगार्डिंग जो आप याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व? हाईएस्ट की बात की जाए तो आपने अभी देखा ही होगा लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग रशिया इज द कंट्री जहां पे हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है RE इन्वेस्ट 2020, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट 2020। PM of India inaugurated the 3rd global renewable energy investment called Reinvestment. Okay, it was organized by Ministry of New and Renewable Energy. इसकी थीम याद रखना, इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। ये क्या एम, इसका एम क्या है? टू स्केल अप डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको स्केल अप करना। It connects the global investment community with Indian energy stakeholders.
मतलब कि जितने भी ग्लोबल हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं, उनको कनेक्ट करना है इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में या इंडिया की कंपनीज के साथ में, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी में बूस्ट आए। अब हाल ही इंडिया की अगर रिन्यूएबल एनर्जी की कंडीशन देखी जाए तो अभी टोटल जो कैपेसिटी है वो 136 गीगावाट है। ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है। और आईएनडीसी के बारे में देखा था, जो पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का एक गोल था टोटल 175 गीगावाट ऑफ पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का। ठीक है, और ये गोल कब तक फाइनल करना है? इंडिया को 2022 तक ये गोल सेट करना है, यानी कि इंडिया की जो पावर जनरेशन है वो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू होना चाहिए। और अभी 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 136 हो चुका है। तो मतलब इंडिया अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग अभी रन कर रहा है। सो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे सोलर की अगर बात करें तो उसके अंदर 100 गीगावाट है, विंड 60 गीगावाट, बायो एनर्जी 10 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो 5 गीगावाट। तो ये टोटल 175 गीगावाट है जो कि हमें अचीव करना है 2022 तक। अब आता है एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया। एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इन्वेस्ट इंडिया और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के द्वारा ये एक मैप लॉन्च किया गया है जो हमें हेल्प करेगा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को, ठीक है, स्टेक होल्डर को, टू डायरेक्ट कैपिटल टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरिया एंड वाइट स्पेस। मतलब इन दो पर्टिकुलर एरिया है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये हेल्प करेगा। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरिया की अगर बात करें तो इस मैप के थ्रू 18 आईओए डिसाइड किए गए हैं और वो किस सेक्टर्स में आते हैं? एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एलाइड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी। इन सेक्टर्स में से इन्होंने आईओए डिसाइड किए हैं जो मेनली 18 सेक्टर्स हैं। द मैप हैज बीन डेवलप्ड इन 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ सेक्टर्स हैं उनको डिसाइड किया है, जैसे हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल्टरनेटिव एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करें तो ये यूएन जनरल असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था 2015 में और इसको अचीव करना है 2030 के अंदर। सो इनमें कौन से? ये 17 गोल हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। उसमें से जो मैप है एसडीजी मैप, उसके अंदर जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स, क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्लाइमेट एक्शन, इन 6 सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। सो आज की स्लाइड में ये टॉपिक हमको कवर करने थे। थैंक यू सो मच।